हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में बात करेंगे। ये हमारा इस सीरीज़ का 11वां क्लास है। अगर इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जितना भी जो प्रमाणित बुक है, चाहे तो हिंदी ग्रंथ अकादमी का बुक हो, चाहे जो फेमस राइटर है जिनकी किताब से जो है प्रश्न लगातार बन रहे हैं, सभी जो है हम इस हमारी इस चैनल के माध्यम से जो है सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, सभी किताबों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और साथ ही आपको बता देना चाहता हूं मैं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो आप जाके हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास भी देख सकते हैं डॉक्टर राम कुमार बिहार की किताब से। साथ ही छत्तीसगढ़ का लोक रंग जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी फेमस राइटर की बुक से ही है। साथ ही कुछ दिनों में टीके वैष्णव जी की किताब का जो है हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बाकी जितना भी सब्जेक्ट है उसका जो फेमस राइटर है उसके किताबों का जो है हम अध्ययन करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अब। तो आज जो है हम 12वां चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, 11वां चैप्टर मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो जनसंख्या के ऊपर आधारित है। जनसंख्या को लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जनसंख्या को लास्ट में पढ़ने का कारण ये है क्योंकि उस समय हमारा एग्जाम थोड़ा नज़दीक रहेगा। ठीक है, और उसमें कुछ पॉइंट ऐसा है जहाँ से जनसंख्या से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनसंख्या बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको पढ़ना है, इसलिए उसको लास्ट में पढ़ेंगे। उस ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। उसका डेटा को 2011 की जनगणना ही पढ़ना है हमको। ठीक है, बार बार पढ़ते हैं आप, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता, तो कुछ ट्रिक के माध्यम से उसको याद करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उस चैप्टर को जो 11 अध्याय है जनसंख्या, उसको लास्ट में करेंगे। पूरे जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा भूगोल, है ना, उसके बाद लास्ट में उसको हम करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कृषि। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? कृषि पढ़ेंगे। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कृषि। ठीक, तो प्राचीन काल से मानव अपने भोजन की पूर्ति के लिए खाद्यान्नों की जो है कृषि करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो है कृषि है, जिसमें 80% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्धारित है। यहाँ की कृषि जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि है। यहाँ 90% से अधिक कृषि भूमि पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, जिनमें धान जो है प्रमुख होता है। अब जानते ही हैं छत्तीसगढ़ में अगर निवास करते हैं आप, तो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रमुख जो फसल है वो क्या है? धान है। पर्वतीय या पठारी भागों के ढालों पर मोटे अनाजों की खेती की जाती है ना, जैसे दंतेवाड़ा हो गया, ऊपर का सरगुजा वाला जो एरिया है, यहाँ पर पर्वत पठार ज़्यादा है, वहाँ मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इसीलिए आप पढ़ते हैं ना, अभी मोटे अनाज का जो है चलन बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो पर्वतीय प्रदेशों में क्या होता है? मोटे अनाज होता है, और जो मैदानी क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ का, वहाँ जो है धान की फसल बहुतायत में देखने को आपको मिलेगी। लगभग प्राय जो है किसान है वो धान उगाते ही है। ठीक है, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, कोदो, कुटकी इत्यादि की खेती की जाती है। इसे खाद्यान्न फसल कहते हैं। ठीक है, चना, उड़द, अरहर, मूंग, तिवरा, मटर, मसूर इत्यादि को दलहन फसल कहते हैं। तिल, राम तिल, सरसों, अलसी, सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी को तिलहन फसल कहते हैं। ठीक है, तीन प्रकार की फसल है, एक है खाद्यान्न फसल, एक है दलहन फसल, एक है तिलहन फसल। खाद्यान्न फसल जो जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, खाने का काम आता है। दलहन जिससे प्रोटीन्स वगैरह हमको मिलती है। तिलहन ऑयल्स, है ना। तो तीन प्रकार की फसल। उसके अलावा जो है कपास और पटसन है, इसको रेशेदार फसल बोलते हैं, याद रखेंगे, फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, रेशेदार फसल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको नकदी फसल के नाम से भी जानते हैं, इसको नकदी फसल के नाम से भी जानते हैं। राज्य में कपास नहीं उगाया जाता है। अदरक, मिर्च, धनिया, फल, औषधि पौधे और उद्यानिकी फसल एवं अन्य फसलों में गन्ना है, जिसे नकदी फसल के नाम से जानते हैं। नकदी फसल किसे कहते हैं? जिसको तुरंत बेचने के बाद आपको क्या मिल जाए? पैसा मिल जाए, तो उसको बोलते हैं नकदी फसल। ठीक है, भारत का यह 9वां बड़ा राज्य है, अब 10वां हो गया है। ठीक है, डेटा के हिसाब से, बुक के हिसाब से जो है 9वां बड़ा राज्य लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये 10वां बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ प्रति व्यक्ति कृषि 0.27 हेक्टेयर है। दोहरी कृषि भूमि का क्षेत्रफल केवल 90% है। ठीक है, इसको वर्तमान डेटा के साथ आप मैच करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण से। ठीक है, ये इसको याद रखेंगे, 0.27 हेक्टेयर जो प्रति व्यक्ति कृषि भूमि उपलब्ध है। आज भी यही आपको डेटा जो लगभग देखने को मिलेगा, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, प्रति व्यक्ति उर्वरक का उपयोग जो है 46 किलोग्राम है। कृषि भूमि का औसत आकार 2 हेक्टेयर से कुछ अधिक है। ठीक है, कुल कृषकों में से 72% जो है कृषक छोटे और सीमांत कृषक है, जिसमें 2.5 हेक्टेयर से जिसके पास कम कृषि भूमि हो।
2.5 हेक्टेयर से जो है कम कृषि, ढाई, हाँ याद रखेंगे, 2.5 हेक्टेयर बोल, 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि जिसके पास होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं छोटे किसान या सीमांत किसान, ठीक है। या और कहीं कहीं आपको ना ये 2.5 हेक्टेयर ही मिलेगा, 2.5 हेक्टेयर मिलेगा लगभग, तो याद रखेंगे 2.5 हेक्टेयर। तो 72% कृषक छोटे और सीमांत कृषक हैं, याद रखेंगे, ठीक है। प्रदेश की 80% से अधिक जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि पर आधारित है। अब जानते हैं कुल क्रियाशील जनसंख्या का 76% जो है कृषि कार्य में संलग्न है। छत्तीसगढ़ में प्राय जो कृषि कार्य के ऊपर ही डिपेंड है लोग, ठीक है। गांव एरिया में आप जाके देखेंगे तो प्राय जो है सभी किसान जो है कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की विभिन्न प्रजातियां हैं और इन्हीं प्रजातियों के कारण जो छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। अब बातें हैं कृषि जलवायु के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ की कृषि जलवायु प्रदेशों को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान और बस्तर, मतलब सरगुजा वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान वाला क्षेत्र और बस्तर का। उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र का 33% भाग इसके अंतर्गत आता है। विषम धरातली पर्वत, पठारी क्षेत्रों के सघन वन है। मध्य में कुल बोए का 50% जो खेती है वो मध्य क्षेत्र में आता है, ठीक है। 60 से लेकर 80% भाग में धान की खेती की जाती है, यहाँ सिंचाई की सुविधा अधिक है। बस्तर में कुल बोए क्षेत्र का 17% भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 35 ऊपर में, बीच में 50, नीचे में कम, ठीक है। मतलब बीच में 50% भाग आएगा जहाँ खेती की जाती है 50% भाग में, ऊपर 33% भाग में और नीचे जो है 17%। टोटल मिला कर देखेंगे तो अब 100% भागों में खेती है, ठीक है। तो कौन कौन से एरिया में कितना कितना परसेंटेज में खेती की जाती है ये डेटा आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा मध्य जो मैदानी इलाका है वहाँ खेती की जाती है, फिर ऊपर फिर नीचे, ठीक है। उसके बाद प्रदेश में कृषि उत्पादन की विशेषता देखते हैं। प्रदेश में खरीफ फसल के अंतर्गत 43.19 लाख हेक्टेयर लगभग 76% भूमि है। मुख्य फसलें धान, ज्वार, मक्का, कोदो और कुटकी है। धान का उत्पादन प्राय सभी जिलों में होता है, किंतु प्रमुख उत्पादक जिले की बात करें तो राजनांदगांव, महासमुंद, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। धान उत्पादक जो जिले, प्रमुख जिले है ना, कभी कभी आपको महासमुंद में ज़्यादा देखने को मिलेगा, कभी जांजगीर चांपा में देखने को मिलेगा, तो ऊपर नीचे डेटा होते रहता है ना। जब धान किसान जब बेचते हैं उसके बाद डेटा जारी होता है उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो महासमुंद, जांजगीर चांपा को मोस्टली याद रखेंगे। तो प्रमुख उत्पादक जिले में है राजनांदगांव, महासमुंद, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार। मक्का उत्पादक प्रमुख जिले में आएगा सरगुजा और बस्तर। अब जानते हैं मक्का प्रसंस्करण केंद्र लगा हुआ है, ठीक है, कोंडागांव, इस बात को आप पढ़े हुए हैं बस्तर क्षेत्र में। प्रमुख ज्वार उत्पादक जिले दंतेवाड़ा और सरगुजा है, ठीक है। ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है, दंतेवाड़ा और सरगुजा में। प्रदेश में रबी फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 11,17,745 हेक्टेयर लगभग 20% है। इसके अंतर्गत प्रमुख फसलें गेहूं, दालें और तिलहन है। रबी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन दुर्ग जिले में, बेमेतरा जिले में, राजनांदगांव जिले और सरगुजा जिले में होता है। याद रखें कि 4 जिले रबी फसल दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव और सरगुजा जिले में होता है। तिवरा, उड़द, मूंग, मोठ, कुल्थी, चना और मसूर प्रमुख दालें फसलें हैं। प्रदेश में मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सूर्यमुखी, सरसों और मसालों की खेती तिलहन के अंतर्गत होती है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले सरगुजा, दुर्ग और राजनांदगांव। याद रखेंगे जो तिलहन है आपका सरगुजा मिलेगा, दुर्ग मिलेगा और राजनांदगांव, ठीक है। साल में प्रदेश के अधिकांश भागों में प्राय एक ही फसल की बुआई की जाती है। अब देखे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में प्राय प्राय जो मोस्टली जो किसान है वो धान को उत्पादन करते हैं, एक ही फसल उगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक, इसलिए छत्तीसगढ़ को एक फसल प्रदेश कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, एक फसल या एक फसलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे ये लाइन, ये टाइटल याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कभी ना कभी, ठीक है। राज्य की कृषि नीति के बारे में बात करते हैं। राज्य में कृषि के विकास को प्राथमिकता देते हुए सरकार या शासन द्वारा कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है। तो किसका दर्जा, उद्योग का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है। वाणिज्यिक फसलों के लिए पड़ती भूमि का विकास निजी क्षेत्रों द्वारा किए जाने को प्रोत्साहन है। फसलों की उत्पादकता वृद्धि हेतु सिंचाई सुविधा का विकास करना है। प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाना है। सर्वोत्तम बीज और खाद का उपयोग करना है। मशीनीकृत आधुनिक कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ये सब कृषि नीति के अंतर्गत आता है। साथ ही फसल चक्र में आवश्यक परिवर्तन एवं अंतर्वर्ती फसलों को प्रोत्साहन देना है, ठीक है। अब देखो ये जो छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि उपयोग है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि भूमि का कितना कितना प्रतिशत जो है किस किस कार्य के लिए उपयोग होता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, जिसमें लगभग 59,000
जो वर्ग किलोमीटर है उसमें वन है, लगभग 60,000 जो है उसमें क्या है, वन है, लगभग 44.21%। ठीक है, परसेंट को याद रखना है, 44.21%, लगभग 60,000 के आसपास जो है वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है आपको वन मिलेगा। बंजर भूमि है अकृषि भूमि, जिसको हम परिया कहते हैं छत्तीसगढ़ में। बंजर भूमि या अकृषि भूमि जिसमें खेती काम नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं परिया। ठीक है, परिया बोलते हैं ना, परिया पड़ गई, मतलब अब उसमें लगातार खेती नहीं की जा रही है, अब उसमें उत्पादन नहीं होता, उसको बोलते हैं परिया। तो इसमें होता है 10,220 वर्ग किलोमीटर, 7.56% में। उसके बाद चारागाह के लिए भूमि है, जिसमें खेती तो की जा सकती है, लेकिन ये जो है सरकार के अंतर्गत आती है। इसमें केवल पशुओं को चारागाह किया जाता है, मतलब पशु का जो है भोजन के लिए इस भूमि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 8,868 ये वर्ग किलोमीटर में है, 6.56%। ठीक है, कृषि योग्य बेकार भूमि, मतलब जिसमें कृषि की जाती है और बेकार है, मतलब इसी को हम परिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब जिस भूमि में खेती का काम नहीं किया जा सकता, या ऐसा भूमि जिसमें खेती काम पहले किया जाता था अब नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको बोलते हैं परिया। ठीक है, तो कृषि योग्य बेकार भूमि, जितना ये भी भूमि आ गया इसमें, ये भी भूमि आ गया परिया में जिसमें खेती काम नहीं किया जाता वो सब भूमि आता है। तो कृषि योग्य व्यापार भूमि है 3,555, 2.63%। वर्तमान प्रति भूमि 2,540, 1.88%। पुरानी प्रति भूमि 2,257 वर्ग किलोमीटर, 1.67%। कुल बोया गया क्षेत्र ये अभी वर्तमान डेटा के हिसाब से लगभग 38% के आसपास है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, वर्तमान डेटा में, बट ये परसेंटेज आप याद रखेंगे तो आपको बहुत हद तक जो है फायदा मिलेगा। लगभग 35% के आसपास कुल बोया गया क्षेत्र है, तो आप डेटा देख के जो है अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो डेटा दिया है वो 2015 का डेटा है। ठीक है, तो वर्तमान डेटा को आप आर्थिक सर्वेक्षण से इसको मैच करेंगे। हम केवल इसमें समझने का काम कर रहे हैं कि कौन कौन से एरिया में क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और कभी कभी यही डेटा जो है आपको डायरेक्ट मिल जाता है देखने को एग्जाम में। ठीक है, तो ज़्यादा अंतर नहीं रहता, तो इसी सब डेटा को छाप दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें ज़्यादा डेटा का अंतर नहीं है, यही सब डेटा छपा जाता है। ठीक है, जैसे ये 44.21, कितना भी अभी वन क्षेत्र वन आच्छादित क्षेत्र आप 58,000 पढ़ लो, है ना, आप पढ़ते हो, तो यहाँ या 60,000, तो ये जो डेटा है ना 44.21, आपको यही डेटा प्राय प्राय देखने को मिलता है। बहुत कम नॉमिनल चेंजेस आपको कभी कभी जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बस एक बार डेटा आप याद रखेंगे, थोड़ा सा एक बार एक नज़र मारेंगे तो आपको याद रहेगा। अब हम बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है, तो दंतेवाड़ा में, याद रखेंगे। प्रदेश का 13.04%, सरगुजा में है 11.65% और बस्तर में 11.08%। भौगोलिक क्षेत्र मतलब जहाँ का जो क्षेत्रफल ज़्यादा कहाँ है, दंतेवाड़ा में, भौगोलिक क्षेत्रफल ज़्यादा है दंतेवाड़ा में। ठीक, ये सभी अविकसित जिले हैं जहाँ सर्वाधिक वन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। वन भूमि की बात करते हैं, प्रदेश में लगभग 44.21% भूभाग पर वन है, मतलब 59,772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन का विस्तार देखने को मिलेगा। जहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल अधिक है वहाँ वन आच्छादित क्षेत्र भी अधिक रहेगा। दंतेवाड़ा में प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 8.38%, सरगुजा में 5.28%, बस्तर में जो है 5.93% पाए जाते हैं। ये आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। बंजर या कृषि के लिए अप्राप्त भूमि, प्रदेश की कुल भूमि में 10,220 वर्ग किलोमीटर भूमि अर्थात 7.56% भाग पर कृषि नहीं की जाती है। इसके अंतर्गत अधिवास, परिवहन मार्ग, नहर, उद्योग, साथ साथ पर्वतों, पठारों, दलदल, बीहड़ आदि के बंजर तथा अकृषि भूमि को सम्मिलित किया जाता है। घास एवं चारागाह भूमि, प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 6.56% भूभाग पर अर्थात 8,868 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर घास चारागाह की भूमि है। इस पर खेती नहीं की जा सकती। यह गांव के समीप की भूमि होती है जिसे ग्रामीण अपने पशुओं को चारागाह एवं घास के लिए छोड़कर रखते हैं। यह सार्वजनिक भूमि होती है। ठीक है? उसके बाद बातें हैं कृषि योग्य बेकार भूमि, जिस पर कृषि तो की जा सकती है लेकिन वो बेकार हो गई है, अब उसमें कृषि काम नहीं किया जाता। प्रदेश में 3,555 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अर्थात कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.63% भूभाग पर कृषि योग्य भूमि होते हुए भी इसमें कृषि कार्य नहीं की जाती। ऐसी भूमि में छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती है या इस भूमि का उपयोग पशुओं के चारागाह के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं पड़ती भूमि, प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.55% भाग अर्थात 4,797 वर्ग किलोमीटर भूमि पर पहले कृषि कार्य की जाती है। वर्तमान में अब इसमें कृषि काम नहीं की जाती है, इसको बोलते हैं परिया या पड़ती भूमि। ठीक है, याद रखेंगे केवल परिया में ये नहीं होता कि जिसमें कृषि कार्य किया जाता है और वो भूमि आती है, ऐसा नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के अगर टर्म्स में बात करें परिया मतलब
जिस पर कृषि काम नहीं किया जा सकता हो, ठीक है, जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जाता उसको परिया बोल देते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे प्रतिभूमि यहाँ परिया है, मतलब जिसमें पहले तो खेती काम किया जाता है, अब इसमें कृषि कार्य नहीं किया जाता। अब बहुत बार किसानों को, या आप गाँव में रहते हैं तो सुने होंगे, हमारा खेत परिया पर गए, हमारे खेत परिया पर गए कहने का मतलब है पहले उसमें जो है कृषि काम किया जा रहा था। अब क्या हो गया, लगातार रसायन का उपयोग करते हैं, केमिकल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसान लगातार धान बो रहे हैं तो उससे क्या होता है, उत्पादन क्षमता कम हो जाता है। उत्पादन क्षमता कम हो जाता है तो क्या करते हैं किसान, अब इससे तो फायदा नहीं हो रहा है करके उस भूमि को छोड़ देते हैं। बहुत जगह अभी तो खैर धान का अच्छा खासा रेट है तो अब कृषि कार्य करने लग गए हैं बहुत जगह, अब तो खेती का रकबा भी बढ़ा है। पहले क्या होता था, किसान जो है त्रस्त हो जाते थे, भाई जितना लागत नहीं है, आप ज़्यादा लागत लगा रहे हो और कम उत्पादन हो रहा है तो क्या मतलब उस खेती करने का, तो ऐसी जगह को वो छोड़ देते, ऐसे खेतों को छोड़ देते थे। तो एक बार जब छोड़ देते हैं ना, तो 2-3 साल तक अगर उसमें खेती नहीं किया जाता तो उसमें उत्पादन नहीं होता, उसको बोलते हैं परिया। क्या मतलब, वो भूमि पहले कृषि कार्य में उपयोग की जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया, उसको किसान ऐसे छोड़ दिया, अब उसमें उत्पादन नहीं हो रहा है, मतलब उसमें उत्पादन करने की क्षमता खत्म हो गई है, क्योंकि लगातार मौसम का प्रभाव पड़ा है ना, बारिशें हुई तो उसकी जो उर्वरक क्षमता की जो मिट्टियाँ है ना वो अंदर धंस गई, या तो पानी के बहाव के साथ चली गई, तो इस कारण उसमें उत्पादन नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं परिया, ठीक है। तो कोरिया, जसपुर नगर, राजनांदगांव जिलों में सर्वाधिक पड़ती भूमि है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नीरा बोया गया क्षेत्र, ध्यान रखेंगे, नीरा बोया गया मतलब शुद्ध। प्रदेश में 47,979 वर्ग किलोमीटर भूमि पर नीरा बोया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कुल क्षेत्रफल का 35.49% है, ये अभी वर्तमान में बढ़ा है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिस भूमि पर वर्ष में एक बार फसलें उगाई जाती है उसे नीरा बोया गया क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक बार जिसमें फसलें उगाई जाती है उसको नीरा बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी इसी को बोलते हैं। सरगुजा का नीरा बोया गया क्षेत्र का प्रतिशत 2.15% है, जबकि वास्तविकता नीरा बोया गया क्षेत्र 300 हेक्टेयर है। ये परसेंटेज में बात करें 2.1% आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हेक्टेयर में बात करेंगे तो 300 हेक्टेयर है, ध्यान रखेंगे सरगुजा में, ठीक है। फसलें की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में 47,979 वर्ग किलोमीटर भूमि पर विभिन्न फसलें उगाई जाती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 35.49% है। सर्वाधिक क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, जो कुल भूमि के 67% भूभाग पर की जाती है। दालों की खेती कुल भूमि के 16.8% भूभाग पर की जाती है। तिलहन की खेती 3.9% भूभाग पर की जाती है। कुल कृषि भूमि के 1.72 भूभाग पर मक्का की खेती की जाती है। याद रखेंगे कहाँ कहाँ कितने परसेंट में खेती जो है कौन कौन सी फसलों की जाती है, दलहन, तिलहन और मक्का की। अब हम बात करते हैं धान के बारे में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्राय उत्पादन होता है धान का। तो धान के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण धान जो है प्रभावित होता है, तब उत्पादन उसका जो है प्रभावित होगा। तो धान के लिए है तापमान। जब धान को बोया जाता है ना उस समय कम तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे जैसे फसल आगे बढ़ता है, ठीक है, तो धान की खेती के लिए तापमान जो है ज़्यादा हमको आवश्यकता होती है। तो धान की खेती के लिए 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात करें, शुरुआत में हमको कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे जैसे फसल बढ़ता है इसको बहुतायत जो है पानी की आवश्यकता होती है। तो छत्तीसगढ़ की धान की खेती के लिए लगभग 1000 से लेकर 1500 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, और यहाँ की खेती जो है मानसून आधारित है, ठीक है। बहुत कम जगह में जो है सिंचाई की आवश्यकता आज भी जो है उपलब्ध है, केवल मैदानी क्षेत्र में आपको सिंचाई सुविधा मिलेगा, बाकी ऊपर और नीचे अगर हम बात करें तो रेयर है सिंचाई सुविधा, है। मिट्टी की बात करें तो इसके लिए उपयुक्त मिट्टी है मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी, डोरसा मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो है मटासी मिट्टी पे जो है धान की खेती की जाती है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में जो है मटासी मिट्टी में जो है सर्वाधिक रूप से जो है धान की खेती की जाती है, क्योंकि प्राय जो है आपको मटासी मिट्टी देखने को मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ में, बहुत कम जगह है जहाँ कन्हार मिट्टी दिख। अगर हम बात करते हैं सिंचाई की, तो धान की खेती मानसून आधारित होती है, मानसूनी वर्षा पर अनिश्चित होती है। तो कभी कभी क्या होता है, जहाँ नहर की सुविधाएं हैं वहाँ से नहर के जल से जो है सिंचाई की जाती है। उर्वरक की बात करें तो प्रारंभ में, अब देखो पहले क्या होते थे, गोबर खाद का उपयोग किया जाता था, ठीक है। पहले गांव में आप देखे होंगे तो गांव में अपने बाड़ी में या जो जो सार्वजनिक जो जगह है वहाँ पर से गड्ढा खोद दिया जाता था किसानों के द्वारा या अपने खेतों पे ही। और क्या किया जाता था, जितना पहले पशुपालन किया जाता था, गाय गाय रखते थे, है ना। तो गाय को जो है चारा खिलाते थे, गोबर वगैरह जिसको निकलता था उसको क्या करते थे, उस गड्ढे में डाल के उसको खाद बनाया जाता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया आप जानते हैं, आप गाँव में जाके देखें तो अब प्राय प्राय जो है किसान जो है पशुपालन करना कम कर दिए। क्यों कम कर दिए हैं, क्योंकि इसके पीछे क्या है कि अब सरकार की एक बहुत योजना आई थी, है ना। तो अब यहाँ तो बोलना उचित नहीं है, लेकिन क्या हुआ उसका निगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है।
कि जो रासायनिक खाद की अपेक्षा जो प्राकृतिक जो खाद बनाए जाते थे वो फायदेमंद होता था, ठीक है। लेकिन किसानों क्या है, अब रासायनिक खाद का एक बार उपयोग जैसे किया जाता है तो उत्पादन क्षमता जो है, अब उसका उत्पादन क्षमता अब जो है प्राकृतिक जो खाद है उससे नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। क्योंकि भाई एक बार अगर आपके शरीर में एंटीबायोटिक आप डाल दिए हो, है ना, अगर आपके शरीर में एक बार एंटीबायोटिक चला गया, उसके बाद आप सामान्य दवाई को पिएंगे तो क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, उसके लिए हमेशा एंटीबायोटिक का जरूरत पड़ेगा क्योंकि आपका शरीर जान गया है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी होता है कि एक बार आप इसमें केमिकल डाल दिए हो, उसके बाद आप कितना भी प्राकृतिक रूप से खाद डाल दो, वो उत्पादन क्षमता उतना जैविक खाद जो है उतना काम नहीं करता, ठीक है। वही है कि अब जो है लगातार केमिकल का उपयोग बढ़ रहा है तो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, गोबर खाद पूरा कर मिट्टी से मिट्टी को डालते थे, बाद में पौधा बढ़ने पर क्या डालते थे, रासायनिक खाद, ठीक है। अब शुरू से ही रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है क्योंकि उत्पादन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन होगा तभी तो जो किसान हैं अपना लागत मूल्य निकाल पाएंगे, ठीक। क्योंकि खेती करना अब जो है लगातार आज महंगी होती जा रही थी, जो केमिकल्स है उसके रेट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन धान का रेट अब जानते हैं बहुत कम है। तो आज भी ये जो है थोड़ा किसान इससे आज भी जो है संतुष्ट नहीं रहते। श्रमिक की बात करें तो प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, ठीक है। और आप जानते हैं धान या खेती में ही सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगारी दिखने को मिलेगा। किस प्रकार की बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी। अब आर्थिक इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं प्रछन्न बेरोजगारी क्या होता है, ठीक है, लगातार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोगों का काम करना, वो क्या करते हैं, प्रछन्न बेरोजगारी करते हैं। जैसे मान लो एक खेत में 5 लोगों की आवश्यकता है काम करने के लिए, अब जबरदस्ती वहाँ 10 लोग चले गए हैं, उससे उत्पादन तो नहीं बढ़ेगा। पहले मान लो 21 क्विंटल धान होता है, मान लो खेत में एग्जाम्पल लेते हैं, 5 लोग काम करते हैं तो भी 21 क्विंटल धान हो रहा है, अब 10 लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो भी 21 क्विंटल ही धान। तो आप जो है क्या हो गया, लोगों की संख्या बढ़ गई, उसको मजदूरी ज़्यादा देना पड़ा, बट आपको उत्पादन उतना ही रहा, 21 क्विंटल ही रहा, उत्पादन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। मतलब न चाहते हुए भी लोगों का वहाँ काम करना, ठीक है, जितने आवश्यकता है उससे अधिक काम करना क्या कहलाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। मतलब ये कृषि क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, इसको एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। आवश्यकता से अधिक लोगों को काम करना क्या कहलाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रकार की बात करते हैं, धान की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन प्रत्येक जिले में कम से कम 50 किस्मों की धान अवश्य उगाई जाती है। प्रत्येक जिलों में कम से कम 50 किस्म की धान, आप जानते हैं बहुत प्रकार के धान हैं। अब बात करते हैं गेहूं के बारे में, तो यह प्रदेश का दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसे 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तथा 100 से लेकर 150 मिलीमीटर वर्षा, मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। पाला इसके लिए हानिकारक होता है, पाला इसके लिए जो है हानिकारक होता है। नदी घाटियों की काप मिट्टी, काली चिकनी दोमट मिट्टियों में इसकी खेती की जाती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में बेमेतरा आता है जहां गेहूं उत्पादन होता है। राजनांदगांव, बिलासपुर, बलरामपुर, कवर्धा और बलौदाबाजार जिले आते हैं। सबसे कम उत्पादन महासमुंद में देखने को मिलेगा, कांकेर में, जसपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा जिलों में आपको देखने को मिलेगा गेहूं का उत्पादन सबसे कम, ठीक है। मक्का की बात करते हैं। मक्का उष्णकटिबंधीय पौधा या खरीफ की फसल है। इसका उपयोग स्टार्च, ग्लूकोज, अल्कोहल, कागज और कृत्रिम रबर बनाने में किया जाता है। इसका तना पशुओं के चारे के रूप में काम आता है। जहाँ पानी न रुक सके ऐसे ढालू भूमि मक्का के लिए बहुत उपयोगी होती है। सर्वाधिक उत्पादन जो है सरगुजा, कोरिया, जसपुर, दंडकारण्य के कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट, कांकेर के भानु प्रताप में अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। और जसपुर, सामरी के सुप्रवाहित मिट्टी तथा ऊंचे ढालू भागों में मिट्टी मक्का की जो है खेती की जाती है। मतलब ढाल वाला जो एरिया होता है ना, जैसे ये पर्वत है और पर्वत का ये ढाल वाला भाग है, यहाँ मक्का का उत्पादन अधिक होता है, ध्यान रखें। ढालू भूमि जो है मक्का के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। दाल की बात करते हैं, प्रोटीन सर्वाधिक मिलता है दाल में, और नाइट्रोजनीकरण का काम कौन करता है, दाल करता है। इसीलिए बोला जाता है कि किसानों को एक बार जो दाल का उत्पादन करना चाहिए, एक बार जो है किसका उत्पादन करना चाहिए, आपका धान का। उससे क्या होता है, उर्वरक क्षमता बढ़ती है क्योंकि नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है। धान में जो आप पढ़ते हैं नाइट्रोजन की मात्रा है ना, ये बना के रखता है। तो दालें प्रदेश के शाकाहारी लोगों के आहार का आवश्यक अंग है, ठीक है। अगर जो मीट नहीं खाते उनके लिए, शाकाहारी जो लोग हैं, ठीक है, उसके लिए दाल बहुत आवश्यक है। अगर दाल अगर नहीं खाते तो प्रोटीन की उसमें कमी हो जाती है, फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती है, ठीक है। ये जर्दा ये जड़दार फसलें हैं, ये याद रखेंगे, ये जड़दार फसलें होती हैं, ठीक है। रेशे वाली फसलें जड़दार फसलें होती हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बनाने में सहायता होती है, जड़दार, ठीक है। इसमें जड़ होती है जड़दार फसल, वो क्या होती है, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को जो है बना के रखती है।
चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, तिवरा, कुल्थी और मोठ प्रमुख दालें हैं। दालों का क्षेत्र तथा उत्पादन निरंतर घटता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण सिंचाई का अभाव, उर्वरक का कम उपयोग एवं पर्याप्त मूल्यों का न मिलना। ठीक है। महानदी की घाटी में सर्वाधिक तिवरा होता है, यह खरीफ की फसल है। कन्हार और डोरसा मिट्टियों में इसकी खेती की जाती है। याद रखेंगे, तिवरा ये खरीफ की फसल है और कन्हार और डोरसा मिट्टियों में इसकी खेती की जाती है। ठीक है। इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, बलौदाबाजार, मुंगेली, खैरागढ़ और बालोद है। चना का उत्पादन मुंगेली, कवर्धा और बेमेतरा में होता है। जन कार्यान्वयन में कुल कृषि भूमि के 6% भूभाग पर दलहन की खेती की जाती है। खरीफ के अंतर्गत कुल्थी, उड़द, अरहर, मूंग की खेती की जाती है। कुल्थी यहाँ का प्रमुख है। कौन कहाँ से? दंडकारण्य का। दंडकारण्य एरिया का प्रमुख उत्पादक मतलब प्रमुख दाल कौन सा है? कुल्थी। कुल दालों का 70% कुल्थी का उत्पादन होता है दंडकारण्य बस्तर वाले क्षेत्र में, जिसमें कांकेर, भानु प्रतापपुर, कोंडागांव और नारायणपुर में उगाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं तिलहन के बारे में, ऑयल सीड के बारे में। तिलहन फसलों से तिल निकाला जाता है जिसका उपयोग खाने में होता है। इसमें मूंगफली, अलसी, सरसों, सोयाबीन और सूर्यमुखी सम्मिलित है। फसलों से प्राप्त तेल का उपयोग, जो फसल से प्राप्त तेल होता है उसका उपयोग स्नेहक पदार्थ, विशेषकर अलसी से वार्निश, औषधि, मोमबत्ती, साबुन, इत्र, खाद, पशुओं के भोजन बनाने में किया जाता है। अलसी अलसी प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रों में उगाई जाने वाली तिलहन फसल है। सरसों अलसी के बाद सर्वाधिक क्षेत्रों में सरसों उगाई जाती है। अब जानते हैं, अब पहले किसान जो थे अलसी का उत्पादन मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा करते थे। अलसी का उत्पादन, उससे तेल निकलता है, उससे खली भी बनता है। खली, जब इसको धान इसका तेल निकाला जाता है अलसी से, उसके बाद जो उसका बाकी जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं खली। खली का उपयोग क्या करते थे जो किसान हैं, वो अपने पशुओं को खिलाने के लिए करते थे। तो प्रोटीन उनको किसाने को जब वो जब खिलाते थे तो उसके जो गाय है, जब गाय का पशुपालन जब किया जाता है तो गाय जो है क्या करते हैं, इससे दूध का उत्पादन अच्छा होता था। ठीक है। लेकिन अब जो है इसकी खेती जो है बहुत कम जगह जो है अब की जाती है ना। अब तो बहुत कम होते जा रहा है। अब धान जो है सर्वाधिक उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब धान से जो है पैसा जो है वो अभी समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है, तो प्रायः जो है धान उगाया जाता है। अलसी वगैरह को नहीं उगाया जाता, बहुत कम देखने को मिलेगा अब। ठीक है। ऐसे क्षेत्र जो थोड़ा सा पर्वत पठार वाला जो एरिया है जो लगा हुआ, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। बट मैदानी क्षेत्रों में अब बहुत कम हो गया अलसी। पहले अलसी का उत्पादन अच्छा होता था। ठीक है। अब जो है पशुएं भी जो है अब फ्री है, तो किसानों की फसल को नुकसान भी कर देते हैं, इस कारण नहीं उगाते। आधा तो गर्मी के दिनों में, ठीक है, जो फसलें उगाई जाती है वो उसको नहीं उगाया जाता। चना इसलिए नहीं लगाया जाता है ना, दलहन की फसलें इसलिए नहीं की जाती क्योंकि अब जो है पशुएं जो है खुला हो गई है ना, जिसके कारण जो है अब वो नुकसान करती फसल को। इसलिए बहुत सारी फसल जो है अब बंद हो गई है। पहले आप देखते थे है ना, तो बहुत सारी फसलें ऐसी थी जो किसान जो है समय समय पर बोते थे, इसलिए उनकी उत्पादन क्षमता भी अच्छी होती थी। इसलिए पहले लोग जो है ना नौकरी करना पसंद नहीं करते थे, खेती करना पसंद करते थे, क्योंकि उत्पादन अच्छा मिलता था, सभी प्रकार की फसलें मिल जाती थी। वही है, तो समय के साथ परिवर्तन होता है। ठीक है। अब केवल पैसा चाहिए और केमिकल वाले चीज़ को खाने की आदी हो गए हैं, तो अब जैविक चीज़ें भी अब लोगों को अच्छी नहीं लगती है। और उत्पादन भी कम होता है जैविक चीज़ों से। ठीक है। तो अलसी हो गया। अब बात करते हैं सरसों की। तो सरसों जो है अलसी के बाद जो है सर्वाधिक क्षेत्र में सरसों उगाई जाती है, इससे तेल निकाला जाता है। सरसों तेल आज भी देखे होंगे आप। मूंगफली की बात करते हैं तो रायगढ़ में सर्वाधिक मूंगफली की खेती की जाती है। याद रखेंगे, रायगढ़ जिला। कुल बोई गई भूमि के लगभग 1% भूभाग पर मूंगफली की फसलें उगाई जाती है। यह वायुमंडल में नाइट्रोजन ग्रहण करती है, जिससे भूमि की उर्वरता क्षमता में वृद्धि होती है। दलहन फसल, तिलहन फसलें इसलिए उगाई जाती थी क्योंकि नाइट्रोजन ग्रहण करती है वो, और भूमि की उर्वरता क्षमता को वो बना के रखती है। ठीक है। रायगढ़, महासमुंद, सरगुजा, बिलासपुर आदि जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब ना उड़ीसा बॉर्डर वाले जब क्षेत्र में जाएंगे ना, तो वहाँ आपको मूंगफली का उत्पादन प्राय प्राय देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे वो नर्रा वाला जो एरिया है, नर्रा गांव हो गया, इधर का एरिया, इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा, जो उड़ीसा क्षेत्र से लगा हुआ है। सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य तेल है। इसमें वसा, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रदेश में कुल बोई गई भूमि के 1% भूभाग में इसकी खेती की जाती है। राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली और बिलासपुर यह प्रमुख उत्पादक जिले हैं। गन्ना की बात करते हैं, यह नकदी व्यापारिक फसल है। गन्ना उत्पादन जानते हैं कवर्धा जिले में होता है। ठीक है। इससे चीनी, गुड़, खांडसारी बनाते हैं तथा गर्मी के दिनों में गन्ने रस निकालकर पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है।
आप जानते हैं ये कवर्धा जिला में आपको प्राय देखने को मिलेगा। ठीक है, मैकल श्रेणी के नीचे वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये रहा हमारा कृषि वाला चैप्टर। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो अवश्य आप कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे जो है कंटिन्यू वीडियो आपके लिए आते रहेगा। केवल संडे को मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि एक दिन जो है अपने आप को भी टाइम देना पड़ता है। तो आप कंटिन्यू जो है आप मेरे वीडियो को देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप अपने व्हाट्सअप में, फेसबुक में, जहाँ हो सके इसका जो है लिंक आप जो है वहाँ पेस्ट करिए ताकि लोग जो है वहाँ विजिट कर सके, हमारे चैनल पर आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। मैं आप लोगों के लिए अभी अमीन परवारी का फ्री टेस्ट सीरीज रखा हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हैं। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं और जुड़ना चाहते हैं उस टेस्ट सीरीज में, तो बिल्कुल आप जो है टेलीग्राम में जाके पूरा डिटेल लिखा हुआ है, वहाँ से मेरे को मैसेज कर सकते हैं और उसमें जुड़ सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक।